just saw cyclone is bracing Gujarat. Gujarat is bracing itself for the cyclone as well. The very severe cyclonic storm is expected to make a landfall in Gujarat, Saurashtra and Kutch regions tomorrow evening. Defence Minister Rajnath Singh spoke to all the three service chiefs and reviewed the preparedness of armed forces for the landfall. He assured that armed forces are ready to provide every assistance possible. Gujarat government shifted over 30,000 people from coastal areas to makeshift shelters in the anticipation of powerful cyclone. The IMD has now issued a red alert for Saurashtra and for Kutch as well. NDRF and SDRF teams are on standby. The army is also prepared to assist in relief operations. As a precautionary measure now, 69 trains have been cancelled. 32 trains have been short-terminated. Mumbai too is on high alert. The city has witnessed high tidal waves as cyclone Biparjoy is intensifying. सर ये बताइए कि किस तरीके से यहाँ जो टीमें तैनात की गई हैं, आप लोग कैसे मॉनिटर कर रहे हो और कितनी टीमें अलग-अलग जगहों पर लगाई गई? देखिए, इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं और इसके अलावा ड्यू स्टेट में एक टीम तैनात की गई है। जो अभी हमारा मेन कार्रवाई चल रही है वो इवैक्यूएशन की कार्रवाई चल रही है। तकरीबन 45,000 से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट कर दिए गए हैं सुरक्षित स्थानों पर। और इसके अलावा जो एक फोकस एरिया हमारा रहेगा लैंडफॉल होने के बाद की कार्रवाई, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि जो नॉर्मलसी है उसको रिस्टोर किया जाए फ़ौरन, और अगर कहीं पर इनंडेशन होता है, फ्लडिंग होती है तो कार्रवाई की जाए। वहाँ पर इवैक्यूएशन की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर एनडीआरएफ तैनात रहेगी। सर, यहाँ पर जो आपने टीमें तैनात की है, मैप के जरिए आप एक बार आज तक के दर्शकों को बताइए कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो इस साइक्लोन का है किस एरिया में होगा, लैंडफॉल होने के बाद किस तरीके से आप लोगों की आगे गतिविधियाँ होंगी, रेस्क्यू रिलीफ का किस तरीके से कदम आप बढ़ाएंगे? तो इसमें कच्छ में 4 टीमें, 2 टीमें आपकी इन रूट हैं, राजकोट में 1 टीम, इस तरीके से किस तरीके का प्लान आपने तैयार किया? देखिए, इसमें जो साइक्लोन का जो पाथ है उसके मद्देनज़र कच्छ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है और उसके बाद द्वारका देवभूमि है। तो इसलिए मैक्सिमम टीमें जो है हमने वहाँ पर तैनात की हैं। ऑफिसर्स भी ग्राउंड पर सुपरवाइज कर रहे हैं। कमांडेंट 6 बटालियन एनडीआरएफ खुद वहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इम्पैक्ट होगा इसका, चूँकि लैंडफॉल के बाद भारी बारिश होगी, तेज़ हवाएँ होंगी। तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उनमें जो लो लाइंग एरियाज़ हैं तकरीबन 442 लो लाइंग विलेजेस हैं, तो वहाँ से ये इवैक्यूएशन किया गया है। द्वारका, जामनगर, कच्छ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा एंड उसका एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो इम्पैक्ट, लेकिन ग्रेजुअली इम्पैक्ट जितना नीचे जाएगा, जितना दूर जाओगे उसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली कम होता है। साइक्लोन का मूवमेंट मोस्टली नॉर्थ ईस्टवर्ड रहेगा और 16 तारीख के लिए, इवन 17 तारीख के लिए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात जैसे बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, मेहसाना, ये सारे जगहों में विंड स्पीड स्ट्रांग रहेगा। इवन बारिश, भारी से अति भारी बारिश हो सकता है। इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल ऑल्सो नॉट रूल्ड आउट। दिस इज द विंड वार्निंग ओवर various districts of Gujarat state. You can find out that there is orange color warning for today over Kutch district and Devbhoomi, Dwarka, Porbandar, Jamnagar, Rajkot, Gir Somnath districts. So in these districts winds will be higher, but especially Kutch and Devbhoomi, Dwarka will be having the higher wind speed. एक बार जब लैंडफॉल होगा उसके बाद एक स्थिति का जायजा लिया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी, चूंकि इसमें संभावना है कि कुछ लो लाइंग एरियाज़, तकरीबन 400 से ज़्यादा लो लाइंग विलेजेस हैं उस क्षेत्र में, तकरीबन जो 8 मेन अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कुछ पानी का जमावड़ा हो सकता है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है और इवैक्यूएशन की ज़रूरत होती है तो वो भी किया जाएगा। पश्चिम रेलवे ने इस तूफान को देखते हुए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कंटिन्यूसली हम इस तूफान के ऊपर नज़र बनाए रखे हैं। हमारे वार जोन्स बन गए हैं हेडक्वार्टर में, डिविजन्स में, जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, गांधीधाम, इन सब जगहों पे हमारे वार जोन्स बन गए, वॉर रूम्स बन गए हैं, जहां के थ्रू हम इस तूफान के ऊपर कंटिन्यूसली निगरानी रख रहे हैं। चक्रवात बिपरजॉय का असर जो है वो अब कच्छ के मांडवी में भी दिखने लगा है। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं मांडवी पॉइंट पर और खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं समुद्र के अंदर
पर ऊंची लहरें उठ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समुंदर के अंदर फिलहाल काफी ऊंची लहरें उठ रही है। यहाँ पे लगातार जो मांडवी का इलाका है उसके लोलाइन इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। यहाँ तक कि कच्छ के अंदर की बात की जाए तो कच्छ से भी 4000 से ज्यादा जो लोग हैं उनको यहाँ पे दूसरी जगह पे सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया गया है। करीब 10,000 जितने लोग होंगे वो प्रभावित रहेंगे। और जहाँ पे साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा है वो जखाव का इलाका है और जखाव के इलाके में 3 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ खाली करवा दिया गया है ताकि कम से कम जान और माल का नुकसान हो। जो व्यापारी है वो काफी चिंतित है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो जहाज है वो वहां पे पानी पहुंच जाए और उनको नुकसान हो जाए। तो व्यापारी भी काफी चिंतित है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। प्रशासन भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि साइक्लोन जब एक बार लैंडफॉल हो जाता है तो उसके बाद कम से कम जान माल का नुकसान हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे समुंदर में काफी ऊंची लहरें जो है वो अब उठ रही है। साइक्लोन का जो असर है वो यहीं पे दिखना शुरू हो चुका है। कैमरामैन जयमीन व्यास के साथ गोपी घांगर, मांडवी आज तक। द्वारका का ये समंदर है कि जहाँ पे जो समंदर है वो उफान पे है, लहरें काफ़ी ऊंची उठ रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था आज और कल 2 दिन जो है वो रेड अलर्ट घोषित किया गया है द्वारका और कच्छ में। जो द्वारका की बात करें तो द्वारका में 44 जो गांव थे कि जो निचले इलाके वाले थे उन गाँव में जो है वहाँ से 5000 लोगों को जो है वो स्थानांतरित किया गया है। गुजरात के 8 जिले ऐसे हैं कि जो ये चक्रवाती तूफान से प्रभावित होंगे। वहाँ से जो कुल आंकड़ा अभी तक आया है उसमें 37,700 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया गया है। चाहे वो पावर कट की बात हो या फिर जलभराव की समस्या हो, तो उन सब चीजों से रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए उसकी तैयारियों में प्रशासन अभी जुट रहा है। द्वारका से कैमरामैन ब्रिजेश रावल के साथ ब्रिजेश दोषी। As far as Kutch region is concerned, I could say that evacuation process is almost completed. Bare minimum few fishermen from their community, they are still reluctant. You know, the only asset that they have is these boats that they use for the fisheries. So here, few of them are here that I see only saving their asset, and the only threat is since most of the evacuation has been done, now these boats have been anchored near the coastal line. But when the wind speed goes up to 135 kmph along with the ocean sea, you know, the rough ocean that we already see, perhaps there will be high tide like situation that could potentially damage their lifelong earned asset that they made, the only source of income for these fishermen community in Mandvi port. So the last minute efforts being done by these locals. In fact, the roof areas have been removed, the important asset like satellite radios, motor, engines, everything is being removed gradually, and these boats are being tied with each other. So that will reduce, or perhaps the idea is to neutralize the impact. But when it a natural calamity like a cyclone with a high wind speed and perhaps high rough ocean, that could one anticipate the possible havoc that will bring along. But for now, all efforts are being done as far as administrative arrangements is being done for the civilians, locals and the fishermen. That is being completed. Almost the patrolling is being done near the coastal lines. People are being advised not to venture out around. And tomorrow onwards, perhaps there will be also power line disrupted near the coastal line to avoid any further potential damage. But for now, what I see here at Mandvi Port, the last effort by the locals, the fishermen, is being done to save their lifelong asset. There will be only and one and only source of income for these fishermen community. So of course they all are praying for passage of this cyclone as soon as possible. But yes, there is apprehension, there is concern, and of course they are scared.